हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊपर डिस्कस करेंगे जो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं या कह सकते हैं कि बिना कह सकते हैं कि क्लास से भी आप कह सकते हैं कि बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में जो है कि बने रहिए, ताकि यहाँ से जो है कि आपको कुछ जानकारी जो है कि मिल सकता है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उस प्रश्न का नाम है आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति के तीन नई आर्थिक नीति की तीन विशेषताएं। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखिए आर्थिक सुधार, यानी हम लोग देखेंगे कि नई आर्थिक नीति यानी कह सकते हैं कि नई इकोनॉमिक जो पॉलिसी लाया गया था, है ना, ये क्या था। तो ये एक ऐसी पॉलिसी था जिसके तहत कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को क्या करना था, सुधारना था। क्योंकि उस समय देश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मतलब खराब हो चुका था, देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बिगड़ गया था। तो उस अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक करना था, तो इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ पर एक नई कह सकते हैं कि पॉलिसी लाया गया जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था, और जिसके तहत कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। तो उसी को नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी इसको कहा जाता है नई आर्थिक नीति। और ये कब आया था, तो ये आपको 1991 में लाया गया था। इसमें कह सकते हैं कि आपका जो पीएम थे उस समय वो पीवी नरसिम्हा राव थे। और उस समय कह सकते हैं कि जो आपका वित्त मंत्री यानी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो मिनिस्टर थे वो आपका थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, फिर इनके द्वारा कह सकते हैं कि नई आर्थिक जो है नीति लाया गया था। तो हम लोग यहाँ पर अभी दो तीन चीज देखें कि नई आर्थिक नीति को आर्थिक सुधार के नाम से भी जानते हैं, और नई आर्थिक नीति के द्वारा जो है देश में एक तरह से क्या बदलाव किया गया, या इससे क्या मतलब कर सकते हैं कि देश को फायदा हुआ। तो नई आर्थिक नीति के द्वारा जो है देश के आर्थिक कर सकते हैं कि जो स्थिति था उसको सुधारने का प्रयास किया गया। ठीक है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा कर सकते हैं कि सुधार हुआ है। और ये कब लाया गया था, तो ये 1991 में लाया गया था। किसके द्वारा, तो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो वित्त मंत्री थे उस समय, और इनके द्वारा कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नई कह सकते हैं कि आर्थिक नीति को इन्होंने क्या है तैयार किया, और देश की अर्थव्यवस्था को जो है कि सुधारने का प्रयास किया। तो यहाँ से आपको कह सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव भी मिलता है। अब देखिए नई आर्थिक नीति की जो तीन प्रमुख जो विशेषता है वो क्या है, तो उसे शॉर्ट में एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा वैश्वीकरण। क्या जानते हैं इसको, इसको जाना जाता है आपको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि जो नई आर्थिक नीति आया था उसके तीन प्रमुख विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, और तीसरा क्या है वैश्वीकरण। देखिए उदारीकरण का मतलब क्या होता है, निजीकरण का मतलब क्या होता है, और वैश्वीकरण का मतलब क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, जहां पर हम उदारता को मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो कुछ ऐसी
कुछ कठोर नियम कानून है उसे थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे कैसे होता है कि किसी को कोई सज़ा दिया गया और सज़ा थोड़ा बड़ी है तो हम उसकी सज़ा को कम कर देते हैं, है ना, या किसी की गलती को हम लोग थोड़ा माफ़ कर देते हैं। तो नहीं कहता है कि फलाना व्यक्ति जो है वो उदार है, मीन्स दयालु है ना। तो यहाँ पर उसको समझना है, यहाँ पर उदारीकरण में क्या हुआ था कि सरकार के कह सकते हैं कि जो कुछ कठोर नियम नीति जो था, है ना, देश की कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर जो सरकार का एक कुछ कठोर नियम कानून जो लगा हुआ था, तो उसको क्या किया गया, कम किया गया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं कि एक सरलता पूर्वक कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का क्या है मौका मिला। क्योंकि उस समय सरकार जो था कि बहुत सारे ऐसे कठोर नियम कानून या प्रक्रिया जो है लगा करके रखा हुआ था, जिससे कोई व्यक्ति अगर चाहता था कि हम कोई मतलब किसी तरह की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करें तो वो नहीं कर पाता था। तो जब सरकार यहाँ नई कह सकते हैं कि आर्थिक नीति लाया, तो इसमें कह सकते हैं कि सरकार के जो अर्थव्यवस्था पर कुछ कठोर नियम कानून जो लगा हुआ था उसको कम किया गया, ताकि कह सकते हैं कि लोग जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके प्रति कह सकते हैं कि लोगों का कह सकते हैं कि झुकाव, या उसे कह सकते हैं कि लोग उसमें शामिल हो सके। आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो उदारीकरण क्या है, तो इसमें सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर जो लगी कह सकते हैं कि कठोर नियम कानून को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। दूसरा निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राइवेटेशन। यानी कह सकते हैं कि उस समय यानी 1991 के पहले कह सकते हैं कि सरकार जो था वो देश की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादातर कह सकते हैं कि सरकार का ही नियंत्रण था, और बाकी कह सकते हैं कि जो निजी व्यक्ति या निजी कंपनी था उसकी भागीदारी उस समय न के बराबर था। तो नई आर्थिक नीति में क्या लाया गया, इसमें यह किया गया कि सरकार के साथ साथ जो है कि जो निजी व्यक्ति है, जो प्राइवेट व्यक्ति है, कंपनी है, तो उन्हें भी कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में जो है भागीदारी दिया गया, ठीक है। तो उसको कहते हैं निजीकरण। निजीकरण का मतलब ये होता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है तो उन अर्थव्यवस्थाओं को किसी निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के द्वारा जो है कि संचालित करना या करवाना, उसको कहते हैं निजीकरण। जैसे एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ जैसे सरकारी स्कूल है, ठीक है, फिर कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल है। तो सरकारी स्कूल क्या हो गया, तो सरकारी स्कूल जो है कि वो सरकार के नियंत्रण में चल रहा है, जबकि वही प्राइवेट स्कूल जो है वो किसके नियंत्रण में चल रहा है, किसी प्राइवेट व्यक्ति या कह सकते हैं कि किसी प्राइवेट जो संस्था उसके नियंत्रण में चल रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि देखिए सरकारी स्कूल तो लोगों की शिक्षा दे ही रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी लोगों की शिक्षा देने का काम कर रहा है, और प्राइवेट स्कूल और बेहतर तरीका से शिक्षा देने का काम कर रहा है। तो इससे देश की जो कह सकते हैं कि जो शिक्षा की स्थिति है उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं। तो उसी तरीका से कह सकते हैं कि पहले अर्थव्यवस्था पर कह सकते हैं कि सरकार का ज़्यादातर नियंत्रण हुआ करता था, यानी निजी व्यक्तियों का नियंत्रण कम होता था। तो 1991 में जो नई आर्थिक नीति लाया गया तो उसमें जो सरकार का जो कह सकते हैं कि पूरी तरीका से नियंत्रण होता था, अब उस नियंत्रण को कम करके अब उसमें कह सकते हैं निजी व्यक्तियों की भागीदारी को क्या बढ़ाया गया, ठीक है, कि निजी व्यक्ति भी कह सकते हैं कि जो प्राइवेट व्यक्ति है वो भी कंपनी या कह सकते हैं कि फैक्ट्री या कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें वो क्या कर सकता है, खड़ा कर सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर निजीकरण को क्या किया गया, तो बढ़ावा दिया गया। कि अगला क्या है, वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जहाँ पर विश्व के विभिन्न जो देश की अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे के साथ जुड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। अब देखिए वैश्वीकरण के अंदर क्या हुआ कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था पहले क्या था कि वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, या कह सकते हैं कि कोई बाहर से कोई कंपनी हमारे देश में आ नहीं सकती है, या हमारे देश के कह सकते हैं कोई कंपनी या लोग जो है कि दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। तो यहाँ वैश्वीकरण में क्या किया गया, तो दूसरे देश के कह सकते हैं कि कोई कंपनी या निवेशक अगर भारत में आना चाहता है तो उसे आने देने का कह सकते हैं कि मौका दिया गया, उसे कह सकते हैं कि एक भागीदारी दिया गया, और साथ में कह सकते हैं कि यहाँ के कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, यहाँ के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन है वो दूसरे देश की कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के साथ क्या जुड़ पाया। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको एक दूसरे के साथ जुड़ना, उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहेगा, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्थाएं है ना, जो एक तरह से क्लोज था, बंद था, वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं जुड़ सकता था, या दूसरे देश के कोई व्यक्ति या कंपनी जो है अपने देश में आकर के है ना यहाँ पर किसी तरह की वस्तु सेवा का उत्पादन नहीं कर सकता है। तो उसको क्या कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, और विदेशी निवेश को क्या किया गया, बढ़ाया गया, कि बाहर से भी लोग आकर के यहाँ पर क्या कर सके, तो कंपनी, फैक्ट्री या वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर सके, ताकि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो सके।
तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आर्थिक सुधार है, या कह सकते हैं कि जो नई आर्थिक नीति है उसकी 3 विशेषताएं क्या है, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि जो कठोर नियम कानून था जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर लगा हुआ था उसको कम किया गया, तो उसे उदारीकरण कहा गया। निजीकरण जो कह सकते हैं कि सरकार की जो भागीदारी या नियंत्रण जो कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर था, तो उस नियंत्रण को कम किया गया और निजी व्यक्ति या कह सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं या संस्थाएं हैं उन्हें भागीदारी जो है दिया गया, तो उसको निजीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण का मतलब अपना देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ा गया ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो इस तरह से हमारा कह सकते हैं कि जो नई आर्थिक नीति था उसे लागू किया गया और देश की जो अर्थव्यवस्था था उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ और हमारे देश की कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होता है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस यहाँ से हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं कि जानकारी कर सकते हैं कि हमें मिलता है कि नई आर्थिक नीति को आर्थिक सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न यह बनेगा कि ये तो विशेषता बना, लेकिन आपको बन सकता है कि आर्थिक सुधार किसे कहते हैं। तो आर्थिक सुधार का मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव किया जाता है, जो सुधार किया जाता है, तो उसे आर्थिक सुधार के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि हम लोग खेती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमारा खेती अर्थव्यवस्था है क्योंकि उससे हमारा जीवन कह सकते हैं कि यापन हो रहा है। अब हम उस खेती में सुधार करते हैं, खेती को विकास करते हैं, बेहतर करते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, आर्थिक सुधार कहलाएगा। ठीक, तो ये चीज़ सीखें। प्लस ये सीखें कि यहाँ पर एक चीज़ भी देखें कि नई आर्थिक नीति से हमारे देश को क्या लाभ हुआ। तो नई आर्थिक नीति से हमारे देश को ये लाभ हुआ कि उससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, देश की अर्थव्यवस्था में का विकास हुआ और देश की आर्थिक स्थिति क्या होता है, मजबूत होता है। तो ये भी सीखें यहाँ पर। और ये नीति कब लाया गया था, तो ये लाया गया 1991 में। किनके द्वारा लाया गया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये उस समय वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं कि हमें नई आर्थिक नीति के बारे में जो है ध्यान रखना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।